In this class, we are going to discuss dual simplex method. तो dual simplex method regular simplex method से different होती है और इसका यूज़ भी एक पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस में ही होता है. तो चलिए देखते हैं what is dual simplex method. So first of all, we discuss difference between regular simplex method and dual simplex method. So these are the differences between regular simplex method and dual simplex method. In regular simplex method, we start with a non-optimal basic feasible solution and work towards optimality. So we have seen in examples that the starting solution is always basic feasible solution, which is non-optimal. But in dual simplex method, we start with an optimal basic infeasible solution. That means the starting point of dual simplex method is optimal basic infeasible solution. कंडीशन स्टार्टिंग में भी आ सकती है और सिंपलेक्स मेथड में कहीं पर जाकर किसी स्टेज में जाकर आपको हो सकता है कि कंडीशन ऑफ ऑप्टिमिलिटी सेटिस्फाइड हो जाए और सॉल्यूशन इनफिजिबल हो. सो इन दैट केस वी स्टार्ट विथ डुअल सिंपलेक्स मेथड. तो जहाँ भी ये कंडीशन आती है कि सॉल्यूशन ऑप्टिमल है बट सॉल्यूशन फिजिबल नहीं है. द सेकेंड डिफरेंस इज रेगुलर सिंपलेक्स मेथड में हम सबसे पहले इनकमिंग वेरिएबल डिसाइड करते हैं. दैट मीन्स हम नेट इवोल्यूशन रो और जेड रो में मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू देखते हैं और हम डिसाइड करते हैं कि पहले इनकमिंग वेरिएबल क्या है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिसाइड इनकमिंग वेरिएबल एंड द की कॉलम. देन वी डिसाइड द आउटगोइंग वेरिएबल एंड द की रो. सो in regular simplex method, incoming variable is first decided and then outgoing variable. But in dual simplex method, we first decide the outgoing variable. So outgoing variable जो भी है वो decide करने के लिए हम जो भी maximum negative value है B कॉलम में उसको हम choose करते हैं. For example यहाँ पर infeasibility में कई condition ये आती है कि आपके पास में जो Z रो है उसमें सारी values ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मिलती है आपको. बट यहाँ पर आपको कुछ RHS कोएफिशिएंट जो है वो नेगेटिव मिलते हैं. सो यहाँ पर जो मैक्सिमम नेगेटिव है उसके करस्पॉन्डिंग जो भी वेरिएबल है दैट वेरिएबल विल बी आउटगोइंग वेरिएबल. सो वंस वी डिसाइड आउटगोइंग वेरिएबल देन यूजिंग दैट रो वी डिसाइड द इनकमिंग वेरिएबल. सो वो कैसे डिसाइड करेंगे वो मैं आगे बताऊँगा. सो डुअल सिंपलेक्स मेथड में सबसे पहले आउटगोइंग वेरिएबल हम डिसाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू इन द कॉलम बी और सॉल्यूशन कॉलम. देन वी डिसाइड द इनकमिंग वेरिएबल यूजिंग द की रो. जिस रो को हमने डिसाइड यहाँ पर सिलेक्ट किया है आउटगोइंग वेरिएबल की रो उसको हम बोलते हैं की रो. सो यूजिंग दिस की रो वी डिसाइड द आउटगोइंग वेरिएबल. इन शॉर्ट द डुअल सिंपलेक्स मेथड starts when we have all Cj greater than or equal to 0 in Z row. तो यहाँ पर हम जो मेथड यूज़ कर रहे हैं उसमें अगर Z रो के अंदर सारे कोएफिशिएंट्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ जाते हैं देन वी से दैट ऑप्टिमिलिटी कंडीशन इज सेटिस्फाइड. और उसके बाद में हम देखते हैं कि अगर कॉलम बी और सॉल्यूशन कॉलम जिसको हम बोलते हैं उसके अंदर कुछ वैल्यूज नेगेटिव हैं देन डुअल सिंपलेक्स मेथड वी कैन स्टार्ट. सो इस केस में ऑप्टिमल इनफिजिबल सॉल्यूशन होगा. ऑप्टिमल इनफिजिबल सॉल्यूशन से हम स्टार्ट करेंगे डुअल सिंपलेक्स मेथड एंड वी फाइंड द ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन. सो डुअल सिंपलेक्स मेथड की जो वर्किंग प्रोसीजर है वो हम डिस्कस करते हैं अब. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी प्रॉब्लम है अगर इनिशियली आपके पास में प्रॉब्लम में इनफिजिबल सॉल्यूशन आ रहा है ऑप्टिमल इनफिजिबल सॉल्यूशन है इनिशियली तो फिर आप क्या करेंगे. First of all, you express the LPP into maximization type canonical form. So maximization type canonical form का मीनिंग होता है कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन इसमें मैक्सिमाइज हो एंड ऑल द इनइक्वलिटीज आर लेस देन और इक्वल टू टाइप. तो अगर कोई इनइक्वलिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू टाइप है तो उस पूरी इनइक्वलिटी में -1 से मल्टीप्लाई करके हम साइन चेंज कर लेंगे. सो RHS में पॉजिटिव या नेगेटिव क्या वैल्यूज आ रही है वी डोंट बॉदर. कुछ भी वैल्यू आ सकती है पॉजिटिव या नेगेटिव आफ्टर मल्टीप्लाइंग दिस विद दिस -1. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट ऑल द इनइक्वलिटीज इनटू लेस देन और इक्वल टू टाइप इनइक्वलिटी एंड द ऑब्जेक्टिव फंक्शन शुड बी ऑफ मैक्सिमाइजेशन टाइप. देन एक्सप्रेस ऑल द इनइक्वलिटीज एज इक्वेशंस यूजिंग स्लैक वेरिएबल्स. तो यहाँ पर सारी इनइक्वलिटीज जो है लेस देन और इक्वल टू टाइप है इसलिए स्लैक वेरिएबल्स यूज होंगे, सरप्लस वेरिएबल्स यूज नहीं होंगे.
So using slack variables, you express all the inequalities as equations. Then find the initial basic solution and set up the dual simplex table as usual. जैसे हम रेगुलर सिंप्लेक्स टेबल में सेटअप करते हैं, ठीक उसी तरह से सारी इक्वलिटीज़ की कॉन्स्टेंट्स को उठाकर हम सिंप्लेक्स टेबल सेटअप करेंगे. तो यहाँ पर ये डुअल सिंप्लेक्स टेबल होगी. सो इनिशियल बेसिक सॉल्यूशन में आपको सारे बेसिक वेरिएबल्स को जीरो लेना है. सो इनिशियल बेसिक सॉल्यूशन में आपको सारे डिसीजन वेरिएबल्स को जीरो लेना है. सो इनिशियली आपके पास जो सॉल्यूशन होगा वो S1, S2, S3 या जितने भी स्लैक वेरिएबल्स हैं उनकी फॉर्म में होगा. सो वंस यू सेट अप द डुअल सिंप्लेक्स टेबल, इफ यू फाइंड दैट ऑल Cj ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 इन Z रो, सो Z रो जो भी लास्ट में हम जो रो बनाते हैं उस रो में अगर आपको सारे ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 मिलते हैं वैल्यूज, एंड ऑल Bi ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स यहाँ पर जो सॉल्यूशन कॉलम है उसके अंदर सारी वैल्यूज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है, देन ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज रीच्ड. सो हमको आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर डुअल सिंप्लेक्स मेथड लगाने की ज़रूरत नहीं है. सो ये तो नॉर्मल कंडीशन है रेगुलर सिंप्लेक्स मेथड में. ऑल दी वैल्यूज इन Z रो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड ऑल दी वैल्यूज इन द सॉल्यूशन कॉलम इज आर आल्सो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0. सो इस केस में आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मतलब डुअल सिंप्लेक्स मेथड की रिक्वायरमेंट नहीं है. देन इन नेक्स्ट केस इफ एनी वन और मोर Cj लेस देन 0 देन द मेथड फेल्स. सो कई बार ऐसा होता है कि आपके पास में सॉल्यूशन कॉलम में नेगेटिव वैल्यू आ गई है. सॉल्यूशन कॉलम में आपके पास B1, B2, B3 इनमें से कोई नेगेटिव वैल्यू हो गई और ऑप्टिमलिटी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है. कुछ Cj लेस देन आर इक्वल टू 0 हो जाएंगे बट वन और मोर Bi's आर लेस देन आर इक्वल टू 0. सो इस केस में ये डुअल सिंप्लेक्स मेथड नहीं लगेगी. डुअल सिंप्लेक्स मेथड तभी वर्क करती है जब ऑप्टिमलिटी कंडीशन सेटिस्फाइड हो और सॉल्यूशन कॉलम में कुछ एंट्रीज नेगेटिव हो. सो इस केस में जहाँ पर कुछ Cj या कोएफिशिएंट्स Z रो में नेगेटिव आ गए एंड यहाँ पर वैल्यूज नेगेटिव आ रही है एंड मेथड फेल्स, फिर यहाँ पर डुअल सिंप्लेक्स मेथड नहीं लगेगी. सो डुअल सिंप्लेक्स मेथड कब अप्लाई करेंगे हम? जब ऑप्टिमलिटी कंडीशन सेटिस्फाइड हो, Cj ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हो इन Z रो एंड एटलीस्ट 1 Bi लेस देन 0. सो यहाँ से डुअल सिंप्लेक्स मेथड स्टार्ट होगी. सो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पर जितने भी नेगेटिव हैं सॉल्यूशन कॉलम बी में B1, B2, B3 जितने भी हैं यहाँ पर, इन सब में मोस्ट नेगेटिव वैल्यू हम चूज करेंगे. सो यहाँ पर लेस देन 0 है, B1, B2, B3, B4 सभी अगर लेस देन 0 है तो इनमें से मैक्सिमम नेगेटिव जो भी है उसको हम चूज करेंगे. That will give the outgoing variable. So suppose maximum नेगेटिव अगर B3 है तो B3 को हम outgoing variable वाली रो मार्क करेंगे. So suppose B3 अगर मोस्ट नेगेटिव है तो इसको इस तरह से मार्क करेंगे और इसके करस्पॉन्डिंग जो भी वेरिएबल यहाँ लिखा है, जो भी वेरिएबल लिखा है उस वेरिएबल को हम आउटगोइंग मार्क करेंगे. सो आउटगोइंग वेरिएबल विल बी करस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू इन दिस कॉलम, सॉल्यूशन कॉलम. देन उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, वंस वी डिसाइड द आउटगोइंग वेरिएबल, तो जो भी आपके पास में आउटगोइंग वेरिएबल है जैसे ये आपने चूज़ किया तो इस वाली रो के अंदर इसको हम बोलते हैं की रो. सो इस रो के अंदर वी विल चेक वेदर ऑल द एंट्रीज आर पॉजिटिव और नॉट. अगर सारी एंट्रीज पॉजिटिव है इसके अंदर देन द प्रॉब्लम विल नॉट हैव एनी फिजिबल सॉल्यूशन. सो उसके आगे हम लिख देंगे प्रॉब्लम का कोई फिजिबल सॉल्यूशन नहीं है. सो दो चीज़ें यहाँ इंपॉर्टेंट है. सबसे पहली तो सिक्स्थ वाली जो कंडीशन है ये, और सेकेंड आपके पास में की रो के अंदर कुछ एलिमेंट्स जो है वो नेगेटिव होना चाहिए. नाउ वंस वी हैव डिसाइडेड द आउटगोइंग वेरिएबल और उसके बाद में हमने की रो को चेक किया कि उसमें कुछ नेगेटिव एंट्रीज हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम डिसाइड करेंगे इनकमिंग वेरिएबल. सो इनकमिंग वेरिएबल डिसाइड करने के लिए वी फाइंड दिस रेशो. तो ये रेशो फाइंड करने के लिए हम जो भी हमारे पास में की रो है, सपोज ये S2 जो है की रो है एंड नीचे Z है. सो की रो के एलिमेंट से हम Z रो के एलिमेंट्स को डिवाइड लगाएंगे 1 by 1. सो की रो के अंदर जो भी एलिमेंट्स है, पॉजिटिव अगर एलिमेंट्स हैं, नॉन नेगेटिव एलिमेंट्स है तो उनसे डिवाइड लगाने की ज़रूरत नहीं है. यहाँ पर जो भी नेगेटिव एलिमेंट्स है इस रो के अंदर, उन एलिमेंट से हम यहाँ पर एलिमेंट्स को डिवाइड लगाएंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को.
सो नेगेटिव एलिमेंट से डिवाइड लगाना है, बाकी पॉजिटिव एलिमेंट से 0 है उनकी प्लेस पर हम डैश लिख देंगे जो भी रिजल्ट आएगा। सो सपोज यहाँ -3 है और यहाँ जेड रो में सपोज यहाँ 7 है। सो हम 7 को डिवाइड करेंगे -3 से। सो आपके पास में डेल जेड आ जाएगा -7/3 और बाकी जगह पॉजिटिव है तो हम डिवाइड नहीं लगाएंगे। सो यहाँ पर जितनी भी नेगेटिव एंट्रीज आ रही है डेल आई जे में से, उसमें से हम मैथमेटिकली लार्जेस्ट जो वैल्यू है, मैथमेटिकली लार्जेस्ट वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग जो भी आपके पास में वेरिएबल है, दैट वेरिएबल विल बिकम द इनकमिंग वेरिएबल। सो रिमेंबर हियर वी फाइंड द मैक्सिमम ऑफ डेल आई जे। सो मैक्सिमम ऑफ डेल आई जे मीन्स mathematically largest value of this ratio. Then as usual, once we have decided the incoming variable and the outgoing variable, then usual simplex method जैसे हम लगाते हैं वैसे आपको अप्लाई करना है कि की एलिमेंट को पहले हम यूनिटी बनाएंगे, दैट मीन्स 1 बनाएंगे और 1 बनाने के बाद में उसको हम जो नॉर्मल सिंप्लेक्स मेथड में हम काम करते हैं कि की कॉलम में बाकी सारे एलिमेंट्स को हम 0 करेंगे और उसके बाद में नेक्स्ट जो टेबल आ रही है उस टेबल में अगर फिर से कंडीशन 6 सेटिस्फाई होती है, दैट मीन्स सारे सीजे जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है और कुछ सॉल्यूशन कॉलम में कुछ एलिमेंट्स नेगेटिव है, देन अगेन वी हैव टू रिपीट दी स्टेप्स फ्रॉम 6 to 10 जब तक कि आपको सॉल्यूशन नहीं मिलता है। सो रिपीट करना है 6 to 10 स्टेप्स फिर से until you get the solution. So this is how we apply the dual simplex method. So जल्दी से एक एग्जाम्पल देखते हैं हम कैसे इसको अप्लाई करना है। So look at this example. So in this example we have to minimize this function under these constraints. So first of all ये जो प्रॉब्लम है इसको आपको मैक्सिमाइजेशन कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो मैक्सिमाइजेशन के केस में आप क्या करते हो, मिनिमाइजेशन फंक्शन को आप इस तरह से लेते हो, मैक्सिमाइज ऑफ -z. So this z star is maximize of -z, which is -x1 -4x2 -2x3 -7x4. So this is how you take the objective function. एंड ये कांस्टेंट जो भी दिखाई दे रहे हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू टाइप इनइक्वलिटी है, सो इनको हम लेस देन और इक्वल टू में कन्वर्ट करेंगे। सो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लेस देन और इक्वल टू -3 हो जाएगी, ये लेस देन और इक्वल टू -7, ये लेस देन और इक्वल टू -4। सो जो भी कॉन्स्टेंट्स दिए हैं उनको लेस देन और इक्वल टू टाइप इनइक्वलिटी में कन्वर्ट कर लेंगे। देन एक्सप्रेस ऑल द इनइक्वलिटीज एज इक्वलिटीज बाय यूजिंग स्लैक वेरिएबल्स। सो हमने स्लैक वेरिएबल्स यूज करके इसको इक्वलिटीज फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है सारी इनइक्वलिटीज को। देन द इनिशियल सॉल्यूशन एज यूजुअल x1 इक्वल टू 0, x2 इक्वल टू 0, x3 इक्वल टू 0, x4 इक्वल टू 0। सो इनिशियल सॉल्यूशन हमने ये फाइंड किया एंड वी फाइंड दैट इट इज नॉट फिजिबल। सो s1 -3 है, s2 -7 है, s3 -4 है, z स्टार इज 0 इनिशियली। नाउ सेटअप द यूजुअल सिंप्लेक्स टेबल। यहाँ पर हम इसको बोलेंगे ड्यूअल सिंप्लेक्स टेबल बिकॉज यहाँ हम ड्यूअल सिंप्लेक्स मेथड यूज करने वाले हैं। सो इनिशियली वी हैव दिस टेबल। सो ये जो रोज दिखाई दे रही है ये तो कांस्टेंट से बनी हुई रो है, कांस्टेंट्स के जो कोएफिशिएंट्स हैं उनको यहाँ पर रखा है। और जेड रो आपको पता है कैसे बनी है, जेड रो मैक्सिमाइजेशन टाइप फंक्शन में हम इस तरह से लिखते हैं। सो कोएफिशिएंट जो भी जेड में है उनके जो नेगेटिव है तो उनको यहाँ पॉजिटिव लिखते जाते हैं हम। सो जेड रो यहाँ पर कैसे लिखना है ये मैंने आपको ऑलरेडी मेथड में बता दिया था, सो यहाँ पर मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा। सो सिंप्लेक्स टेबल ये बन गई, इसको हम बोलेंगे ड्यूअल सिंप्लेक्स टेबल। एंड हियर वी फाइंड दैट ऑल जेड स्टार आर नॉन नेगेटिव। सो ये तो हो गई ऑप्टिमलिटी की कंडीशन। सो ऑप्टिमलिटी कंडीशन इज सेटिस्फाइड एंड वी सी दैट सॉल्यूशन इज नॉट फिजिबल। सो सॉल्यूशन कॉलम में सारी वैल्यूज नेगेटिव है, सारी नेगेटिव होना जरूरी नहीं है लेकिन यहाँ पर सारी नेगेटिव है। सो इस केस में ऑप्टिमलिटी कंडीशन तो सेटिस्फाइड है बट सॉल्यूशन जो है वो फिजिबल नहीं है। सो फिजिबल बनाने के लिए हम ड्यूअल सिंप्लेक्स मेथड अब यूज़ करेंगे। सो यहाँ पर सारी वैल्यूज जो है वो नॉन नेगेटिव है और सॉल्यूशन कॉलम में आपके पास में एटलीस्ट 1 वैल्यू इज नेगेटिव। सो सॉल्यूशन अभी जो है वो फिजिबल नहीं है, ऑप्टिमल तो है बट फिजिबल नहीं है। सो टू डिसाइड द आउटगोइंग वेरिएबल हम इसमें से जो मैक्सिमम नेगेटिव है उसको पहले चूज करेंगे हम। सो मैक्सिमम नेगेटिव है -7। सो इसको हमने मार्क कर लिया -7 को और इसके करस्पॉन्डिंग जो वेरिएबल है s2, दैट s2 इज, इसके करस्पॉन्डिंग जो वेरिएबल है s2 वो हो गया अब आउटगोइंग वेरिएबल।
सो S2 इज नॉट आउट गोइंग वेरिएबल। देन इस पूरी जो रो है जो हमने मार्क की है इसको हमने बोला है की रो। सो इस की रो के अंदर देखा हमने कि नेगेटिव एलिमेंट्स हैं, तो अभी हम डुअल सिंप्लेक्स मेथड के साथ आगे बढ़ सकते हैं। अगर यहाँ सारे पॉजिटिव होते हैं तो हम इस डुअल सिंप्लेक्स मेथड नहीं लगाते, उस केस में जो है सॉल्यूशन इनफिजिबल ही रहता। सो अभी सॉल्यूशन इंप्रूव करके हम फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। सो इनकमिंग वेरिएबल के लिए हम ये रेशो फाइंड करते हैं। सो डेल आई जे में हम क्या करेंगे, जेड स्टार के जो एलिमेंट्स हैं उनको की रो के एलिमेंट से डिवाइड करेंगे। सो 1 डिवाइडेड बाय 6 ये लिखने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज पॉजिटिव है, हमको पॉजिटिव से कोई काम नहीं है। देन 4 डिवाइडेड बाय -1, सो ये आ जाएगा आपके पास में -4। दिस 2 डिवाइडेड बाय 4 पॉजिटिव आएगा इसलिए छोड़ देंगे इसको। देन 7 डिवाइडेड बाय -3 इसको हम रखेंगे। देन बाकी सारे 0 या पॉजिटिव आएंगे। सो इनमें से जो मैथमेटिकली लार्जेस्ट है वो हम वैल्यू चूज करेंगे। सो मैथमेटिकली लार्जेस्ट इज दिस। सो -7/3 के करस्पॉन्डिंग जो भी आपको वेरिएबल दिखाई दे रहा है x4 वो हो गया इनकमिंग वेरिएबल। सो आउटगोइंग वेरिएबल हो गया S2, इनकमिंग वेरिएबल हो गया x4। सो नेक्स्ट स्टेप में ये x4 इसकी प्लेस लेगा। सो नेक्स्ट स्टेप इज जस्ट रेगुलर सिंप्लेक्स मेथड, उसी तरह से आपको मॉडिफाई करना है टेबल। सो नाउ दिस इज आउट इनकमिंग वेरिएबल, x4 इज इनकमिंग वेरिएबल, x2 इज आउटगोइंग वेरिएबल। सो नेक्स्ट स्टेप में यूजुअल सिंप्लेक्स मेथड हम लगाते हैं, और यूजुअल सिंप्लेक्स मेथड में हम क्या करते हैं, S2 इज रिप्लेस्ड बाय x4, और अब ये जो रो है की रो इसको मॉडिफाई करेंगे हम। सो की एलिमेंट -3 है, इससे डिवाइड लगाएंगे सारे एलिमेंट्स को। तो यहाँ पर हमने -3 से डिवाइड लगा दिया। सो -3 से इन सबको डिवाइड लगा दिया हमने, तो नेक्स्ट वाली जो रो है वो आपको मिल जाएगी। यहाँ -3 से डिवाइड लगाया, यहाँ भी -3 से डिवाइड लगाया। सो दिस इज द मॉडिफाइड रो, जो हमने की रो थी हमारी वो मॉडिफाई होकर ये हो गई है। नाउ मेक ऑल अदर एंट्रीज इन दिस कॉलम 0। सो -2 और इस 2 को 0 बनाना है। सो अब इस -2 को 0 करने के लिए इस पर्टिकुलर रो के अंदर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2 से मल्टीप्लाई करके हम कहाँ ऐड करेंगे, इस पूरी रो में 2 से मल्टीप्लाई किया और इस वाली रो में ऐड कर दिया। सो यहाँ पर आपको 0 मिल जाएगा, और करस्पॉन्डिंग जो यहाँ पर एंट्रीज है वो मॉडिफाई होंगी। इसमें हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये -4 हो गया, -4 एंड -5 -9। देन यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया 2/3, 2/3 + 2 हो जाएगा 8/3 एंड सो ऑन। सो इस पूरी मॉडिफाइड रो को मैंने आगे शो कर रहा हूँ। सिमिलरली ये 2 आपको 0 करना है यूजिंग दिस 1। सो यहाँ पर आप -2 से मल्टीप्लाई करो और इसको इस थर्ड वाली रो में ऐड कर दो। So multiply this row by -2 and add it to this third row. So you will get new row. Similarly, make this 7 0. So इस पूरी रो के अंदर हम मल्टीप्लाई करेंगे -7 से। सो -7 से मल्टीप्लाई करके हम इसको Z स्टार रो में ऐड कर देंगे। सो Z स्टार रो में यहाँ 7 दिखाई दे रहा है, -7 से मल्टीप्लाई करके ऐड किया तो ये 0 हो जाएगा। इन करस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो है वो मॉडिफाई होंगी। दिस इज द सॉल्यूशन। सो न्यू सॉल्यूशन जो आया है अभी उसमें भी आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू आ रही है, एंड जेड स्टार रो में हमने चेक किया ऑल एंट्रीज आर पॉजिटिव। सो अभी सॉल्यूशन ऑप्टिमल तो है बट अगेन नॉट फिजिबल, क्योंकि यहाँ एक नेगेटिव वैल्यू आ रही है। सो अगेन वी अप्लाई द डुअल सिंप्लेक्स मेथड। सो अभी हमने चेक किया कि जेड स्टार की जो रो है उसमें सारी वैल्यूज नॉन नेगेटिव है, और बी जो सॉल्यूशन कॉलम है उसमें एक वैल्यू जो है वो नेगेटिव है। सो अभी जो सॉल्यूशन है वो ऑप्टिमल है बट नॉट फिजिबल। सो फिजिबल बनाने के लिए अगेन वी हैव टू अप्लाई डुअल सिंप्लेक्स मेथड। सो अगेन यहाँ पर हमने इसको मार्क कर लिया आउटगोइंग वेरिएबल के लिए। सो इस रो को हमने मार्क किया बिकॉज यहाँ पर नेगेटिव है। सो हमने इस रो को मार्क कर लिया बिकॉज इसमें नेगेटिव वैल्यू है, और इस रो के करस्पॉन्डिंग जो भी वेरिएबल है वो वेरिएबल हो जाएगा आउटगोइंग वेरिएबल। इसको हम बोलेंगे की रो। सो दिस टाइम दिस इज द की रो। सो वंस वी हैव डिसाइडेड की रो, हम इस की रो के अंदर चेक करेंगे कुछ नेगेटिव एंट्रीज है या नहीं। सो यहाँ पर एक नेगेटिव एंट्री है। अगर ये नेगेटिव एंट्री नहीं होती और ये भी पॉजिटिव हो जाती, सारी एंट्रीज पॉजिटिव होती, तो हम बोल देते या हम लिख देते कि यहाँ पर सॉल्यूशन जो है वो इनफिजिबल है। बट अभी फॉर्चुनेटली वी हैव वन नेगेटिव
value. Now decide the incoming variable. So incoming variable के लिए अगेन हमको ये फाइंड करना है del ij. So z रो के जो एलिमेंट्स है, z स्टार रो के जो एलिमेंट्स है उनको की रो के एलिमेंट से डिवाइड लगाएंगे हम. सो 1 से डिवाइड लगाया 15 को, पॉजिटिव है इसलिए इसको छोड़ देंगे, ये भी पॉजिटिव है इसको छोड़ देंगे. फिर यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू आएगी विच इज़ -34/7, वो हम रखेंगे. फिर यहाँ भी आपके पास में नेगेटिव वैल्यू नहीं है. सो वी हैव ओनली वन नेगेटिव वैल्यू, था -34/7. सो इसको मार्क कर लेंगे हम. दिस इज द इनकमिंग वेरिएबल. सो इस नेगेटिव वैल्यू के करस्पॉन्डिंग जो वेरिएबल है वो हो गया इनकमिंग वेरिएबल. सो यहाँ पर -34/7 इज़ द ओनली नेगेटिव वैल्यू. और भी नेगेटिव वैल्यू होती तो उसमें हम मैथमेटिकली जो भी लार्जेस्ट है वो वैल्यू सिलेक्ट करते. सो अब इनकमिंग वेरिएबल हो गया x3, आउटगोइंग वेरिएबल हो गया s3. सो एज यूजुअल s3 इज रिप्लेस्ड बाय दिस x3 इन द नेक्स्ट स्टेप. और इस रो को हम मॉडिफाई करेंगे -7/3 से डिवाइड लगा के. सो यू नो हाउ टू मॉडिफाई दिस रो. सो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम x3 को यहाँ रखेंगे s3 की प्लेस पर, s3 को रिप्लेस कर देंगे और -7/3 से डिवाइड लगाएंगे इस पर्टिकुलर रो को. सो दिस विल बी द न्यू रो. इस पर्टिकुलर वन को यूज करके इस कॉलम में जितनी भी एंट्रीज हैं उनको जीरो करेंगे. सो यू नो हाउ टू मेक ऑल अदर एंट्रीज जीरो. सो यूजुअल सिंप्लेक्स टेबल हम अप्लाई करके इसको मॉडिफाई करेंगे एंड यू विल सी अगेन कि जो सॉल्यूशन आ रहा है वो सॉल्यूशन इनफिजिबल है क्योंकि यहाँ फिर से नेगेटिव वैल्यू आ गई है. सो लेट्स चेक जेड स्टार. सो जेड स्टार में यहाँ पर जो भी एंट्री थी उसको हम जीरो करेंगे यूजिंग दिस 1. सो यहाँ पर जो भी एंट्री है यहाँ पर है -34/7. सो 34/7 से मल्टीप्लाई करके हमने यहाँ पर जीरो कर दिया इसको. सो ये वाली अब जेड स्टार रो मिली आपको. एंड अगेन वी सी दैट ऑल द एंट्रीज इन जेड स्टार रो आर नॉन नेगेटिव, बट यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है वन वैल्यू इज नेगेटिव. सो सॉल्यूशन कॉलम में अभी नेगेटिव वैल्यू आ रही है, ऑप्टिमिलिटी कंडीशन सेटिस्फाइड है. सो सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल बट नॉट फिजिबल. सो अगेन वी अप्लाई ड्यूअल सिंप्लेक्स मेथड. ये तो हो गई आपकी की रो, या मोस्ट नेगेटिव एक ही है इसलिए ये तो हो गई आपकी की रो. और की रो के अंदर हमने देखा कुछ एंट्रीज नेगेटिव है या नहीं. सो यहाँ पर एक नेगेटिव है. सो वी कैन अप्लाई डबल सिंप्लेक्स मेथड अगेन. सो अगेन वी डिसाइड द इनकमिंग वेरिएबल. अब इनकमिंग वेरिएबल के लिए del ij फाइंड करेंगे हम. सो यहाँ पर दिस इज द ओनली नेगेटिव वैल्यू जिससे इसको डिवाइड लगाया हमने, बाकी सभी जगह डैश लगा दिया है क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव या जीरो वैल्यूज आएंगी. सो दिस इज द इनकमिंग वेरिएबल x1. नेक्स्ट स्टेप में इस s1 की प्लेस पर हम x1 रख देंगे एंड ये वाली जो रो है इस रो को हम मॉडिफाई कर देंगे. सो इस एलिमेंट जो इसको हम की एलिमेंट बोलते हैं इससे डिवाइड लगाएंगे इस रो के सारे एलिमेंट्स को. सो -50/7 से डिवाइड लगाएंगे और इस को मॉडिफाई करके हम लिख देंगे. सो -50/7 से डिवाइड लगाया इस रो को और ये न्यू वाली रो आ गई है. नाउ यूजिंग दिस वन मेक ऑल अदर एंट्रीज जीरो इन दिस कॉलम. सो पहले इसको 18/7 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना पड़ेगा, फिर बाद में 3/7 से मल्टीप्लाई करके थर्ड रो में ऐड करना पड़ेगा. सो यू नो हाउ टू मेक ऑल अदर एंट्रीज जीरोज इन दिस की कॉलम. So now you see that x1 equal to 101/50 which is positive, x4 equal to 312/25 which is positive and this is also positive. So अब हमको सॉल्यूशन तो यहाँ मिल गया, सॉल्यूशन कॉलम में सारी पॉजिटिव है, बट सी whether z स्टार इज नॉन नेगेटिव और नॉट. सो यहाँ पर अगर आप z स्टार फाइंड करते हो, सो z स्टार रो में यहाँ पर 139/7 को आपको जीरो करना है यूजिंग दिस 1. सो इसमें -139/7 से मल्टीप्लाई करके यहाँ ऐड कर दिया, ये जीरो आ गया. एंड ऑल अदर एंट्रीज अगर आप चेक करोगे तो वो नॉन नेगेटिव है. सो कंडीशन ऑफ ऑप्टिमिलिटी इज सेटिस्फाइड एंड ऑल द एंट्रीज इन द सॉल्यूशन कॉलम, वो सारी एंट्रीज क्या है, पॉजिटिव है. सो द सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल एंड फिजिबल. सो दिस सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन. सो ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन इज दिस. x1 equal to 101/50, x2 is not there so x2 equal to 0, x3 equal to 229/50 and x4 equal to 312/25.
and z minimum, which is minus of z star. So this is 4927 by 50. So this is how you apply dual simplex method in case you find the optimal solution is infeasible. So this was dual simplex method. तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि dual simplex method कब लगाना है और क्या क्या स्टेप्स हैं उसमें. So I hope you understood. Thank you very much.